घमासान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या चल रहा है पाकिस्तान में और क्या चल रहा है अफगानिस्तान में? एक बहुत पुरानी कहावत है, कानपुर वाले जानते होंगे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये पाकिस्तानी विदेश नीति का निचोड़ है और मैं आपको बताऊंगा निचोड़ क्यों है। अब्दुल सलाम ज़ईफ तालिबान का एम्बेसडर था। पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज करा था तालिबान रेजिम को 9/11 के पहले, और उनका एम्बेसडर था, उनका एक एम्बेसी था, राजदूत था तालिबान का इस्लामाबाद में। जब अमेरिकन का कॉल आया और अमेरिकन ने कुछ डॉलर फेंके पाकिस्तान की ओर, तो पाकिस्तान ने दूतावास के अंदर घुस के तालिबान के एम्बेसडर को पकड़ा और कुछ पैसों के लिए अमेरिकन को बेच दिया। तो ऐसी बात नहीं है कि आज की तारीख में जो पाकिस्तान तालिबान का सगा बन रहा है, तालिबान बिल्कुल बेखबर है पाकिस्तान की दोगले नीति से। आइए मैं आपको तारुफ करवाता हूं, आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूं अपने गेस्ट के साथ, और इस बहस को हम आगे बढ़ाते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। भारत का पक्ष रखने के लिए वैभव सिंह हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और डिफेंसिव ऑफेंस के फाउंडर हैं। वैभव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजा फैजल हैं, जर्नलिस्ट, और राजा फैजल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरजू काज़मी साहिबा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं आरजू काज़मी साहिबा, और सुशील पंडित जी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो आएंगे, मैं अलग से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं राजा फैजल आपके पास जाना चाहता हूं। जो पाकिस्तान कहता है कि साहब पाकिस्तान का मीडिया मैं इनफैक्ट मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत क्लोजली वॉच करता हूं, हमारा काम भी कुछ ऐसा ही है। जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने यह बात बोली थी कि साहब तालिबान फतेह हो जाएगा, अलग अलग कॉन्ट्रडिक्टरी क्लेम्स आए पाकिस्तान से। किसी ने बोला हम बॉर्डर बंद कर देंगे, इमरान खान ने तो बोली थी हम बॉर्डर बंद कर देंगे। किसी ने बोला देखा मजे आ जाएंगे, इंडिया की $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, वगैरह वगैरह, जितने मुंह उतनी बातें। मेरा आपसे यह सवाल है राजा फैजल साहब कि आप लोगों ने तो तालिबान को भी नहीं छोड़ा, आपने तालिबान के एम्बेसडर को, जो कि आपका गेस्ट था, आपने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी थी, आपने उसको एम्बेसी से पकड़ के 9/11 के बाद एक अमेरिकन फोन कॉल पे आपने उसको हैंडओवर कर दिया। एक दूसरा तालिबान, बड़ा सीनियर तालिबान का लीडर था, उसका नाम था अब्दुल गनी। अब्दुल गनी को आप लोगों ने क्या करा कि वो इनवाइटेड था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, और वो वहां पे इस्लामाबाद में रह रहा था, उसको पकड़ के, अब्दुल गनी बरादर उसका नाम था, उसको पकड़ के आप लोगों ने जेल डाल दिया। 8 साल वो जेल रहा, और उसके बाद जब कतर में जो टॉक शुरू हुई, तालिबान ने उसको अपना हेड बनाया। फिर उस बंदे ने शुरुआत करी बातचीत ईरान से, रूस से, भारत से, और तब से भारत तालिबान के साथ बात कर रहा है। मैं आपका व्यूज जानना चाहता हूं, इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे झगड़े में जो अभी हम देख रहे हैं तालिबान के साथ हो रहा है और अफगान गवर्नमेंट फोर्सेस हैं, आप कहां खड़े हैं? पाकिस्तान कहां खड़ा है साहब? देखिए, पाकिस्तान जहां पे खड़ा, वहां पे खड़ा होना चाहिए था, और तालिबान सबसे बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान कहां पे खड़ा है, और पाकिस्तान कहां पे खड़ा था पोस्ट 9/11 और अब कहां पे खड़ा है। तो मेरे ख्याल में मुल्ला ब्रादर के बारे में आपने बात की, मुल्ला ब्रादर को सबसे बेहतर पता हो सकता है कि पाकिस्तान ने कहां पे क्या क्या उनके साथ खड़ा हुआ, और अगर उनकी तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं आया तो उससे काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि भारत की बात की जाए कि भारत कहां पे खड़ा है, तो मेरे ख्याल में भारत के लिए प्रॉब्लम्स है। उसकी वजह यह है कि आज से कुछ 1.5 महीना पहले तक तो भारत चाह रहा था कि मुल्ला ब्रादर से बात हो जाए, उनसे कतर में जाके बात करने की कोशिश की। एट द सेम टाइम आपकी जो गवर्नमेंट है वो काबुल में बैठी हुई गवर्नमेंट का साथ दे रही थी, और अचानक से उनको याद आया कि काबुल जो है वो तालिबान के हाथ भी आ सकता है, तो तालिबान को इंगेज करना चाहिए। लेकिन जब वहां से आपको पॉजिटिव साइंस नजर नहीं आए तो आपने अचानक से उनके खिलाफ बात करनी शुरू कर दी। ये पहला प्रोग्राम है गौरव जिसमें कि आपने तालिबान के खिलाफ खुल के बात नहीं की। अदरवाइज पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में रिपब्लिक में और दूसरे चैनल्स पे भी मुझे हर तरफ तालिबान के खिलाफ बात होती हुई नजर आती है। आई थिंक आप लोगों को भी ये चीज समझने की जरूरत है कि जो पहले के तालिबान थे और जो आज के तालिबान है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ओके, और ठीक है राजा फैजल साहब, आने वाले दिनों में राजा फैजल साहब आप सियासी तकरीर कर रहे हैं, आप होल्ड करिए। देखिए, दो बातें हैं। पहली, तालिबान पहले थे, बेहतर हो गए। देखिए, पहले भी जानवर थे, वो आज भी जानवर है, ठीक है।
वो थोड़ा बहुत दुनिया को देखने की एक नजर उनका हो सकता है कि डिप्लोमेसी थोड़ी बहुत सीख गए हो। वो पहले भी उन्होंने अभी नोटिस जारी करा है कि 15 साल से जितनी बड़ी लड़कियां उनको जमा करिए। ठीक है, तो तालिबान बदल गया है, ये दूसरा तालिबान। हां, दुनिया को देखने की नजर, दुनिया के साथ एंगेज कैसे करना है, डिप्लोमेसी कैसे करनी है, वो तालिबान शायद सीख गया हो 20 साल में, टोरा बोरा की गुफाओं में और इस्लामाबाद के सेफ हाउसेज में ISI के। वो हो सकता है सीख गया हो, लेकिन वो कल भी जानवर थे, वो आज भी जानवर हैं, वो परसों भी जानवर रहेंगे। ठीक है, एंड दे आर अ टेररिस्ट ग्रुप। हां, हम लोग उनसे बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे मफाद में है बात करना। लेकिन एक बात है सर, मैं आपको बता दूं, और इसके बाद मैं वैभव सिंह के पास जाऊंगा, अगर वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप लोगों ने तालिबान को धोखा दिया है। भारत ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया सर। आप लोगों ने तालिबान को धोखा दिया। आपने उनके लीडरों को जेल में डाला अमेरिकन डॉलर्स के एवज में। अमेरिका ने बोला ये लो बेटा पैसे, आपने बोला लो तालिबान। ठीक है, आपने अपने शहरियों को जेल में डाला। मुशर्रफ की किताब है इन द लाइन ऑफ फायर, आप पढ़िए, आपको पता लग जाएगा, सब कुछ साफ साफ सामने है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ठीक है, इंडिया ने नदर्न अलायंस को पैसे दिए हैं, इंडिया ने हथियार दिए हैं, इंडिया ने सब कुछ करा है, लेकिन इंडिया ने जो करा है सामने करा है, इंडिया ने धोखा नहीं दिया। आपने घर आए मेहमान को जेल में डाल दिया सर। फर्क होता है, ये विदेश नीति है। जैसा मैंने बोला था ना ओपनिंग में, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। वैभव, मैं आपके कमेंट्स चाहता हूं उस पे कि किधर जा रहे हैं, क्या मामला चल रहा है इनका। देखिए, मामला कुछ नहीं चल रहा है। कहते हैं कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये पाकिस्तान की थ्योरी है जिससे पाकिस्तान चलता है। अगर आपको मालूम हो तो कल इन्होंने अफगान एम्बेसडर, जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर है इस्लामाबाद में, उनकी बेटी को इन्होंने किडनैप करा ISI वालों ने, और किडनैप करके उसको 5 घंटे तक टॉर्चर किया, और फिर उसके हाथ और पाँव बांध करके उसको सड़क पे फेंका, और उसको 50 रुपए की नोट उसके साथ में थी जिसपे लिखा था कि अगला नंबर तुम्हारा, यू आर द नेक्स्ट। और उसके दुपट्टे पे कम्युनिस्ट लिखा हुआ था। इन्होंने कम्युनिस्ट लिखा और फेंक दिया उसकी बेटी को। तो ये इस तरह की ओछी हरकतें करने वाले मर्दे मोमिन हैं पाकिस्तान के। और देखिए, एक बात हमको ये भूलनी नहीं चाहिए कि तालिबान की जो कुल स्ट्रेंथ है, टोटल नंबर ऑफ तालिबान फाइटर्स इन अफगानिस्तान इज 70 और 75,000। 70 से 75 हज़ार कुल तालिबान हैं अफगानिस्तान के अंदर। और टोटल नंबर ऑफ जो अफगान फोर्सेस हैं, जो अफगान आर्मी है, वो 3 लाख है। तो ये ख्वाब देख सकते हैं कि पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। पूरे अफगानिस्तान पे तो तालिबान तब कब्जा नहीं कर पाया था जब अमेरिका और पाकिस्तान खुले तौर पर उसका समर्थन करते थे, जब मुल्ला उमर का टाइम था। जो ताजिक एरियाज हैं, जो उज़्बेक एरियाज हैं, अब्दुल रशीद दोस्तम और अपना द लॉयन ऑफ पंशीर अहमद शाह मसूद, वो उनको तब काउंटर नहीं कर पाए थे। अहमद शाह मसूद तक को मारने के लिए इनको चोरी चकारी का सहारा लेना पड़ा, और उसको इंटरव्यू के कैमरे में बम लगा करके इन्होंने मारा। खुली लड़ाई में उसको भी नहीं मार पाए। तो ये जो एक ऑरा बनाते, क्रिएट करते। और जहाँ तक इंडिया की बात है, आप याद रखिएगा कि तालिबान बेसिकली मर्सनरीज हैं, और मर्सनरीज पैसे के लिए लड़ते हैं। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं या कुछ रिसोर्सेज हैं तालिबान को प्रोवाइड करने के लिए, तो इंडिया के पास उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे और 10 गुना ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तालिबान को तोड़ करके उसका एक अलग फ्रैक्शन बनाने के लिए। अगर आप तालिबान को इस्तेमाल कर सकते हैं इंडियन इंटरेस्ट को हर्ट करने के लिए, तो इंडिया भी वो काम कर सकता है। इंडिया करे ना करे, मैं उसके बारे में नहीं जानता, ना मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। बिकॉज अनलाइक यू गाइज, जो पाकिस्तानी बोलते हैं, हम फैक्ट्स पे और डेटा पे बात करते हैं, हम असर्शंस पे नहीं जाते। हम ये नहीं कहते कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं। और आपने मोहम्मद ज़ईफ की बात करी, उन्होंने अपनी किताब में माई लाइफ विद तालिबान मेरे पास पढ़ी है। अगर आरजू काजमी के पास या जो पाकिस्तानी जो पैनलिस्ट हैं इनके पास खैर ये पढ़ेंगे, मैं भेज दूंगा तो भी नहीं, बट फिर भी मैं कहता हूं कि उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली लिखा है कि दुनिया में पाकिस्तानियों से ज़्यादा मक्कार कोई कौम नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो तालिबान के एम्बेसडर थे इस्लामाबाद में, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। और उन्होंने पूरा इनकी जितनी भी मक्कारियाँ हैं, चोरियाँ हैं, काला बाजारियाँ, उन्होंने सब हर एक चीज़ बहुत डिटेल में मेंशन करी है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो पैनलिस्ट हैं पाकिस्तानी, ये वो अब्दुल सलाम ज़ईफ की जो किताब है माई लाइफ विद तालिबान, वो खरीदें, पढ़ें और अपने कैरेक्टर के बारे में जाने कि तालिबान एक्चुअली इनके बारे में क्या सोचता है। जी बिल्कुल। वैभव, मेरे पास वो एक्सर्प्ट्स हैं उस किताब के, जो एग्जैक्टली जो उन्होंने कहा था अब्दुल सलाम ज़ईफ ने। मैं पढ़ता हूँ पहले अंग्रेजी में, फिर तर्जुमा करूंगा मैं हिंदी में। उन्होंने लिखा है कि दे हैव 2 tongues in 1 mouth, एक मुंह में 2 जबान है पाकिस्तानियों की। ये अब्दुल सलाम ज़ईफ जो एम्बेसडर थे तालिबान के, उन्होंने लिखा है कि इनके एक मुंह में 2 जबान हैं और
एक सर में दो चेहरे हैं। ये सबकी जबान बोलते हैं और सबको धोखा देते हैं, सबको डिसीव करते हैं और सबका इस्तेमाल करते हैं। ये आपके इस्लामिक बिरादरी मुल्क अफगानिस्तान के उस समय जो एम्बेसडर थे इस्लामाबाद में, उन्होंने बोला। आरजू काज़मी, मैं सवाल आपसे कुछ और बोलूंगा, पूछना चाहता हूं, माफ कीजिएगा। मेरा आपसे आरजू जी ये सवाल है कि अब बस जा रही थी, उसमें चाइनीज थे। आरजू जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आरजू जी का फोन जरा कनेक्ट करवाइए स्टूडियो। मैं वापस जाता हूं फिर राजा फैजल साहब आपके पास। राजा फैजल साहब, बस के अंदर एसी का पाइप फटता है तो पाकिस्तानी पहले कहते हैं कि साहब एसी का पाइप फट गया। अब ये कौन सा एसी है और कौन सा पाइप है और कैसे फटा ये कि बस उछल के गई नाले में और 13 लोग मर गए। दिस काइंड ऑफ एयर कंडीशनिंग आई हैव नॉट सीन इन माय लाइफ। ये या तो मेड इन चाइना, मेड इन पाकिस्तान है। बाद में जब चीनियों का प्रेशर आया तो चीनियों ने बोला कि नहीं साहब, ये तो आतंकवादी घटना है, ये दहशतगर्दी का एक वाकया है, आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए। तो फिर आप लोगों ने बोला हाँ हाँ। फिर डब्बू जी का ट्वीट आया, और डब्बू जी देर से जागते हैं, फिर उन्होंने ट्वीट मारा एक, ठीक है, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है सर। अब क्या हुआ कि ये सब ट्वीट करने के बाद वहां से सारे के सारे पाकिस्तानी वर्कर्स को फारिग कर दिया वहां से, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से, और बोला कि नहीं इसको रोक लो। और अब पाकिस्तानी मीडिया भी मानता है कि जो सीपैक के बारे में जो आप लोगों ने बोला था ना कि इंडिया ये कर रहा है और इंडिया वो कर रहा है, इंडिया की साजिशें हैं, रॉ की हैं, ये हैं वो हैं, चाइनीज ने ऑन द रिकॉर्ड, अगर आप ग्लोबल टाइम्स देखें उसमें भी, और कुछ पाकिस्तानी मीडिया मैंने ट्वीट भी करा उसमें भी, उन्होंने बोला कि साहब ये जो पूरा मामला है ना सीपैक का, ये हमारे लिए अब ठीक नहीं बैठ रहा, वी विल नो लॉन्गर इन्वेस्ट इन इट। और वो इसलिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है नहीं वहां से, साफ सीधी बात है। आप जितनी भी साजिशों की ये जाफरानी चूरन खिलाएं लाहौरी सबको, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट्स नॉट वर्किंग आउट, सीपैक इज नॉट वर्किंग आउट। दिस इज व्हाट द चाइनीज से, ये चाइनीज कह रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौरी एंकर जो मन चाहे बोले, ठीक है कि घोड़े में जाएंगे और सहराओं में घोड़े दौड़ा दिए तलवार लेके, वो सब अपने कहानी सुनाएंगे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब उनको ठीक नहीं पड़ रहा है सीपैक। चाइनीज आर सेइंग दैट वी विल विथड्रॉ फ्रॉम सीपैक, दे हैव स्टॉप्ड। वो आपकी वो मीटिंग शीटिंग भी होने वाली थी 1.5-2 साल में एक बार होती, वो भी उन्होंने कैंसिल करवा दी, खैर वो अलग चीज है। आरजू जी, कैन यू हियर मी? अब आरजू जी लाइन पे उस पे हैं क्या, उनके लाइन क्लियर है? हाँ आरजू जी, आप ही जवाब दे दीजिए अगर आपने मेरा सवाल सुना है तो। जी जी सर, मैं सुन पा रही हूँ। जी, ये क्या मामला है? सर मैंने सवाल नहीं सुना। आरजू जी, मैं आपको रिपीट कर देता हूं शॉर्ट में। बात यह है कि जो दासू में जो पाकिस्तानियों को वहां से निकाला, आज तक तो पाकिस्तान ये कहता रहा कि भारत की साजिश है सीपैक, ठीक है, पर अब चीन खुद कह रहा है कि हमें ये बिजनेस प्रपोजल ठीक नहीं लगा, इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है, करप्शन बहुत है पाकिस्तान में, इनएफिशिएंसी बहुत है, जिसकी वजह से, क्योंकि ऐसा चीन तो सुपर पावर है, आप लोग कहते हैं हिंदुस्तान से 50-100 गुना बड़ा, आप ही लोग मानते हैं। तो आरजू जी, मुझे एक बात बताइए, क्या चीन, अगर भारत कुछ गड़बड़ कर भी रहा है, बाय द वे, चीन में इतनी ताकत नहीं है जो भारत को रोक ले? और चीन भारत का नाम नहीं ले रहा, सिर्फ पाकिस्तान के जो लाहौरी एंकर हैं, जसूस वाले, कानून वाले, वही कह रहे हैं बातें और कोई कह नहीं रहा। इसके ऊपर जरा रोशनी डालिए आरजू जी। जी बिल्कुल मेजर साहब, आप ठीक बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को किसी भी प्रोजेक्ट को खराब करने के लिए भारत की या किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर ये बात अभी नहीं, बहुत दिन पहले जब आसिम सलीम बाजवा साहब का स्कैंडल निकला था, तब से ये बात हो रही थी कि चाइना नाराज है और यहाँ पे करप्शन हो रही है, और सीपैक से काफी खबरें आ रही थी, लेकिन कोई मेन मीडिया में मानने को तैयार नहीं था। और अब फाइनली ये हुआ है कि जैसे ही उन्होंने, आपने खुद भी सुना कि शाहजेब खानजादा ने भी कहा अपने शो में कि कई प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए हैं, पाकिस्तानी वर्कर्स को निकाल दिया गया है और आगे बात करने के लिए चाइना तैयार नहीं है। पहले जो बम में जो बस में उनके ब्लास्ट हुआ था, उसके ऊपर भी पहले इन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंट था, बाद में ऐसा ऐसा करके मान गए कि कोई टेरर अटैक था। तो हो सकता है कि मजीद कोई टेरर अटैक्स की खबरें उनको आई हो तालिबान की तरफ से या कहीं से, जिसकी वजह से उन्होंने फिलहाल अपने प्रोजेक्ट्स को रोक दिया है। जब तक पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी वगैरह के ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक नहीं करेगा,
चाइना या कोई भी कंट्री मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए पाकिस्तान को बहुत सीरियसली काम करना होगा और सोचना होगा, क्योंकि अगर चाइना, जिससे हम हर दफा मदद लेते हैं, हर बार बहुत दोस्तियां बताते हैं, अगर वो पीछे हट गया है तो फिर बचा कौन आएगा आगे और पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकालेगा। इसके ये लोग खुद जिम्मेदार हैं और इन्होंने इतनी ज्यादा लापरवाही की है और करप्शन इतनी हुई है कि जिसकी वजह से चाइनीज भी नाराज हैं और इनके साथ ठीक से बात नहीं कर रहे। जैसे आपने अभी कहा भी कि 2 साल के बाद जो इनकी मीटिंग्स होती हैं वो तक कैंसिल कर दी गई हैं। लेकिन अब देखना ये है कि ये किस तरह से इस चीज को संभालते हैं, क्योंकि एक हद होती है, करप्शन की भी एक हद होती है कि जब वो रिटर्न ही नहीं मिलेगा तो चाइना हमारा दोस्त नहीं है, चाइना हमारे साथ बिजनेस कर रहा है। और कोई भी बिजनेसमैन होगा या कोई भी जो बिजनेस करेगा, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कंट्री हो, अगर उसको रिटर्न नहीं मिलेगा तो वो अपना काम रोक देगा और अपनी चीजें वापस उठा लेगा। ये चीज इनको समझनी होगी। दोस्ती, कंट्रीज में दोस्ती नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस होता है। जी बिल्कुल, बढ़िया बात करी। मफाद का खेल है, प्यार मोहब्बत दोस्ती का नहीं है। पाकिस्तान को तो मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि फॉरेन अफेयर और लव अफेयर के बीच में पाकिस्तान को फर्क ही नहीं पता, वो सब दोनों को एक ही जैसा मानते हैं। पंडित जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं सर। कई समय से ये अपने ना ये लाहौरी जाफरानी एंकर जितने भी हैं ना, ये जसूस वैरायटी, ये लोग कहते हैं साहब टीटीपी को तो रॉ फंडिंग करती है, टीटीपी को तो इंडिया फंडिंग करती है, ये धमाके। अब एक क्लोज डोर पार्लियामेंट्री सेशन हुआ जिसको ब्रीफ करा पाकिस्तानी फौज ने, और पाकिस्तानी फौज ने यहां तक बोल दिया कि साहब अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान विच इज पाकिस्तानी तालिबान, इसमें कोई फर्क नहीं है, दे आर द सेम। उन्होंने बोल दिया पाकिस्तानी फौज ने। अब ये जितने भी लाहौर वैरायटी हैं ये सब हो गए कंफ्यूज कि साहब अभी तक तो हम बोल रहे थे कि भारत करवा रहा है धमाके, ये तो कह रहे हैं सेम लोग हैं। ये पहली चीज मैं आपको देना चाहता हूं। मैं आपसे सवाल कुछ और पूछना चाहता हूं, आपकी नजर भी रहती है सब कॉन्टिनेंट पे सुशील जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ड्यूरैंड लाइन को तो अफगान जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है? ड्यूरैंड लाइन को अफगान रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो कहते हैं कि ग्रेटर पश्तूनिस्तान का हिसाब है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा, ये सब गिलगिट बाल्टिस्तान का सारा एरिया हमारा है, ये पाकिस्तान का तो है ही नहीं। गिलगिट बाल्टिस्तान में आ भी गए, कचहरियां लगा दी साहब, वहां पे जिरगे हो रहे हैं इनके, वहां पे पैम्फलेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा पे। अब पाकिस्तान की सोवरेनिटी कहां गई? इकोनॉमिक सोवरेनिटी तो पहले बेच खाए चाइना को, अब ज्योग्राफिकल जो सोवरेनिटी थी वो भी गंगा जी में बहा दी इन लोगों ने। इसके बारे में जरा आपका क्या तर्जिया बताइए जरा। मैं गौरव जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में दावत दी। मैं राजा फैजल साहब को बहुत गौर से सुन रहा था। ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये वो पुराना तालिबान नहीं है, ये नया तालिबान है, इसको थोड़ा नई आंखों से देखिए। तो मतलब पुराना तालिबान इतना अच्छा नहीं था। अब उस पुराने तालिबान का एक मुल्ला उमर था, उसको इन्होंने रुई में लपेट के रखा था अपने यहाँ छुपा करके। अगर वो इतना अच्छा नहीं था तो उसको दामाद बना के क्यों रखा हुआ था? और फिर पता चला दुनिया को जो ढूंढ रही थी उसे, तब पता चला जब उसका नमाजे जनाजा पढ़ा गया, लोगों ने हाथ उठा उठाकर उसके लिए दुआ मांगी। मरने के बाद तो पता चला कि यहीं छुपा करके आईएसआई ने रखा हुआ था। और फिर मुल्ला उमर ही नहीं, उसका फिर सक्सेसर था मुल्ला अख्तर मंसूर, वो भी ड्रोन से पाकिस्तान में ही मारा गया, उसको भी इन्होंने दामाद बना के रखा हुआ था। तो अब अगर मुल्ला बरादर अलग है उन सब से, तो ये पूरी की पूरी बिरादरी इनके यहाँ कैसे बैठी रहती है छुपा करके आईएसआई के सेफ हाउसेज में? और ये हमें बता रहे हैं कि एक अच्छा तालिबान है, एक बुरा तालिबान है, एक ऐसा तालिबान है, एक वैसा तालिबान है। ये सारी कहानियां इन्होंने गढ़ी रखी हैं और ये खुद को सुना सुनाकर खुश होते रहते हैं। दुनिया को मालूम है इनकी असलियत जी। इनकी असलियत उस दिन साफ हो गई थी, मुंह छुपाने लायक जगह नहीं मिली थी जब अबोटाबाद से ओसामा बिन लादेन बरामद हुआ था जी। बिल्कुल बिल्कुल। असलियत अशरफ गनी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में साफ साफ मुंह पर बता दी इमरान खान के। बिल्कुल सुशील जी आपने बिल्कुल बात ठीक कही। मैं एक राजा फैजल से मैं कोई हल्की बात नहीं कह रहा। राजा फैजल साहब, मैं एक सीरियस बात आपसे कहना चाहता हूं।
जो भी हम पाकिस्तान की तारीख देखते हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान की मेहमान नवाजी बड़ा ही खतरनाक है। आप लोग ना बोलते रहते हैं कि मेजर साहब आप आइए पाकिस्तान, कभी आए बैठें, कढ़ाई शढ़ाई खाएंगे, बिरयानी खाएंगे। मुझे तो लग रहा है कि ड्रोन का हमला ना हो जाए, मैं पाकिस्तान पहुंच जाऊं तो कोई ना कोई मार डालेगा। सर ये राजा फैसल क्या है आप लोग का जो पूछ लिए, आप बताइए ना मुझे, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए राजा फैसल, मेरा सवाल सुन लीजिए। सर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी इतनी खतरनाक क्यों है? क्यों है ऐसे कि जिसको आप इनवाइट करते हैं, कुछ साल पहले जियाउल हक के समय में आप लोगों ने जिस अमेरिकन एम्बेसडर को इनवाइट करा था उसका एम्बेसी जला दिया सर आपने इस्लामाबाद में। आपने तालिबान के एम्बेसडर को उसके एम्बेसी में घुस के अरेस्ट करके अमेरिकन को सौंप दिया पैसे के लिए। और फिर सुनिए, फिर अफगान एम्बेसडर की बेटी को, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा, ये काबुल में जाके करिए ना सर एक बार, जो पठान है ना, पठान सर, देखिए ये जो राजा फैसल साहब रोड रेज का केस, राजा फैसल साहब एक बात सुन लीजिए। नहीं सर एक मिनट, रोड रेज का केस है। रोड रेज में कोई 50 रुपए देता है और दुपट्टे पे लिख देता है कम्युनिस्ट। सर ये सर प्लीज इतना सुनिए, ऐसा है ना कि सर इतने भी हम लोग मतलब कम ऑन, वी आर इंडियंस, इतने पढ़े लिखे तो हैं सर, हमें इतनी अकल तो है। आप ना माने वो बात अलग है, लेकिन इतनी अकल है। अच्छा, वी अंडरस्टैंड रोड रेज। पर एक बात बताइए ना राजा फैसल साहब, एक बात बताइए, टेल मी समथिंग, ये काम काबुल पे जाके क्यों नहीं करते सर? पूरे मर्द होने की गलतफहमी निकाल देंगे पठान 2 मिनट में। एक औरत के ऊपर हाथ उठाया, उसके ऊपर आप कह रहे हैं रोड रेज। सर ऐसी बात नहीं है कि भारत में ऐसा नहीं होता है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अमेरिका में भी होता है सर, चाइना में भी होता है, हर जगह होता है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, गलती है तो सबके सामने बोलिए साहब गलती है। एम्बेसडर की बेटी सर, डॉटर ऑफ एन एम्बेसडर, रोड रेज का मामला नहीं है। उसने लिखा कम्युनिस्ट उसके ऊपर। ही न्यू और द असेलेंट्स न्यू हु द लेडी वाज। देखिए मेजर गौरव, आप खुद पहचान सकते हैं कि वो किसने लिख के कहां पे कैसे रखा होगा, क्यों ये प्रोड्यूस किया जा रहा है, और खुसूसन इस वक्त क्यों प्रोड्यूस किया जा रहा है उनके एम्बेसडर की जानिब से। आई कैन इजीली टेल यू कि ये इनकी अपनी शरारत है। बाद में जबकि इनको पता चला कि वो एक रोड रेज थी, तो उसमें फिर इस तरह की चीजों ने ऐड कर दी कि देखें जी कम्युनिस्ट लिख के चले गए। अब शायद उनको कहीं ना कहीं असाइलम चाहिए होगी, और इस वजह से ऑब्वियसली एवरीवन इज थिंकिंग कि पोस्ट तालिबान क्या होगा। तो वो पोस्ट तालिबान क्या होगा के चक्कर में सब अपना अपनी तस्वीरें भी ले रहे हैं। कोई औरतें वहां पे काबुल में बंदूकें उठा के, तो हम अपने फौजियों के साथ खड़ी हैं। ये वैभव बात कर रहा था 3,80,000 फौजों की, और मेरा नहीं ख्याल कि 3,80,000 वो क्या 7,80,000 भी हो जाती तो वो तालिबान को नहीं रोक सकते। तो उसकी वजह ये है कि तालिबान के साथ अवाम खड़े हैं, और मैं इसीलिए कहता हूं कि हम तालिबान का साथ नहीं दे रहे, हम अफगानिस्तान की अवाम का साथ दे रहे हैं। और हमें पता है कि अफगानिस्तान की अवाम जो है वो तालिबान के साथ खड़ी है जी। और आज के तालिबान ने अपने आप को ऑब्वियसली रिफाइन किया है। जो पहले के तालिबान थे वो विमेन एजुकेशन अलाउ नहीं करते थे, आज के कर रहे हैं। फिर वो बात नहीं करते जी के बगैर, आज के राजा फैसल बैठ के। तो मेरे ख्याल में हमें उनको वेलकम करना चाहिए। राजा फैसल, मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलूं ना, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपने बोला ना कि हम अफगानिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं। सर आप कश्मीर की आवाम के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन की, अफगानिस्तान की, पर आप पाकिस्तान की आवाम के साथ नहीं खड़े सर, ठीक है। और जहां तक आप ये कहते हैं कि आप रोक नहीं पाएंगे, सुनिए मेरी बात, जहां तक रोक नहीं पाएंगे आप तालिबान को, तो तालिबान को ठीक है वो लोग नहीं रोक पाएंगे, ये बात आपकी तय है। लेकिन तालिबान को तो आप भी नहीं रोक पा रहे सर, अंदर आके ठोक रहे हैं वो रोज। कैप्टन अब्दुल बासित और कितने, एक पूरा सेक्शन साफ कर दिया उन्होंने अंदर आके, ठीक है। एक और आपके कैप्टन साहब थे, सुनिए मेरी बात, वाला होता है ना, और गौरव सुनिए एक मिनट, तो उसकी आखिरी जो अकड़ होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, आखिरी अकड़ चल रही है उसकी। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आखिरी अकड़ चल रही है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अभी जो लाशें गिर रही हैं वो आपके तरफ की गिर रही हैं। आपको थोड़ा सा आपको संजीदा होने की जरूरत है। ये साजिश हो रही है, ये जासूस हैं, ये सब मत करिए अभी। यू आर इन अ वेरी, और मैं एक और बात बता दूं सर, यू कैन वॉर गेम एवरी पॉसिबल सिनेरियो इन अफगानिस्तान। राजा फैसल साहब, please war game every single scenario in Afghanistan. There is no way Pakistan comes out smelling like roses. There is no way, there is no scenario. अगर खाना जंगी होती है वहां पे तो आपके यहां रेफ्यूजी क्राइसिस है,
अगर तालिबान आता है तो आपके पास प्रॉब्लम है, अगर 50-50 होता है कि गवर्नमेंट कहीं पे तालिबान, फिर आपके पास प्रॉब्लम है। तो ये आप तालिबान गुड तालिबान बैड तालिबान ये तो स्टोरी ना सुनाएं। वैभव सिंह का कनेक्शन ठीक से हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहा, मैं वापस जाता हूं पंडित जी के पास। पंडित जी एक बात बताइए, हर समय बाहरी ताकतों को उनके ऊपर इल्जाम लगाना, राइट? अब सीपैक जो बंद करा ये तो 2 साल से बंद चल रहा है, सबको पता है, ढकी छुपी बात नहीं है। क्योंकि चाइनीज ने क्या बोला कि जो तुम्हारे हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस है ना यार, किसी को बोलना मत, बताना मत किसी को। भाई लोगों ने पेश कर दिया सबको फाइल पूरी दुनिया के सामने कि देखो चाइनीज तो आ रहे हैं, आप भी आओ। अब आया कोई नहीं, चाइनीज ने बोला कि तुमने करार तोड़ा है हमारे साथ। दूसरी चीज, इनका जो जनरल था बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल बलूचिस्तान वाला जो कोर कमांडर था, उसने पिज्जा की दुकानें खोल ली अपनी 100-150 पिज्जा वाला जनरल। ही वॉज चेयरमैन ऑफ सीपैक अथॉरिटी। पापा जॉन वाला, सर बिल्कुल आपने पंडित जी ठीक पकड़ा है, पापा जॉन वाला। उस भाई ने अपने 150 खोल लिए दुकानें, पिज्जा बेच रहा है वो मजे से, और उसने सीपैक भी बेच दिया। अब आप एक बात बताइए, जिस देश में इतना जबरदस्त करप्शन हो, इतना जबरदस्त, चाइनीज भी करप्ट है ऐसी बात नहीं है, पर चोरी और डकैती में फर्क होता है सर। यहां पे तो पूरे गांव के गांव उठा के ले जाते हैं पाकिस्तान में, मतलब चोरी तक आंख की शरब रहती है। इतनी बड़ी डकैती सर, जर्नल आए उठा के ले गए पूरा गांव। पंडित जी। गौरव साहब, मैंने बहुत अरसा पहले सुना था कि पाकिस्तान में अगर फौजी जनरल अपना अपना प्लॉट ही बचा लें तो पाकिस्तान बच जाएगा। तो इन्होंने पाकिस्तान के प्लॉट काट काट करके रख रखे हैं, और अब क्योंकि वो भी मुक गए, जमीन जो है वो लिमिटेड होती है, पेड़ पे तो उगती नहीं है, तो अब इनको पिज्जा पार्लर खोलने की जरूरत आ गई है, क्योंकि नई जमात आ रही है जर्नैलों की। वो कहां से लगाएंगे? पुराने जर्नैलों से प्लॉट तो वापस खोज नहीं सकते। तो चीन के साथ भी यही हाल है कमोबेश। उनको भी पता है कि हाथ मिलाने के बाद अपनी उंगलियां गिननी पड़ती हैं। ये थोड़ी अजीबोगरीब आसामी है। इन्होंने अपने मुल्क के लोग बेच दिए अमेरिका को, इन्होंने अपने यहाँ शरण पाए हुए तालिबानी बेच दिए, और ये आज हमें भी कब हमारी बोली लगा दें कुछ पता नहीं है। तो इसलिए हर कोई पूरा साफ हिसाब किताब रख के चलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस पैसे गिनते हैं, और चीनी तो इस मामले में खास बहुत बदनाम है। बिल्कुल। और वैसे भी राजा फैसल, पाकिस्तान में चीनी महंगी हो रही है, तो थोड़ा सा चीनी कम करिए सर। मैं वैभव के पास जा रहा हूं। वैभव, कहां से कहां ले गए आप? नहीं बिल्कुल सर, देखिए मीठी मीठी बातें होनी चाहिए, ठीक है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हम तो शायर लोग हैं सर, दिल से शायर लोग हैं, है ना। अच्छा वैभव, आपका कनेक्शन थोड़ा सा इफी टाइप का लग रहा है। अच्छा मैं आपसे सवाल पूछ लूं इसके पहले कि फिर से आपका कनेक्शन कट जाए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं वैभव, कि बीच में, और मैं थोड़ा सा हटके अभी इमरान खान से पूछा था, वो बड़ा मीडिया में वायरल हुआ कि आप भारत से बात करना चाहते हैं कि नहीं। इंडियन जर्नलिस्ट ने, इंडियन रिपोर्टर ने पूछा, उन्होंने बोला कि हिंदुत्व, आरएसएस, वही पुराना अपना लाहौरी जाफरानी गाना इनका, तो ये इन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया, ठीक है। कोई पाकिस्तान से ये पूछे कि तुमने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया, तुम्हें तो किसी ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, पर अगर कोई हिंदुत्व की बात करता है तो आपको इसमें क्या परेशानी है भाई? या तो आप भी अपने मुल्क को सेक्युलर बना लें, फिर इंडिया पे उंगली उठाएं। नहीं, आपने अपने मुल्क से सारी माइनॉरिटी साफ कर दी, कोई बात नहीं। आपके एजेंट्स ने कश्मीर से कश्मीरी पंडित साफ कर दिया, गॉड इज ग्रेट। अब एक बात बताइए, हर चीज में प्रॉब्लम है इमरान खान को। कभी इमरान खान कहता है ट्रेड करनी है, फिर इमरान खान कहता है कि आरएसएस, हिंदुत्व। इनकी प्रॉब्लम क्या है वैभव, जरा बताइए 1 मिनट में इनकी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, पाकिस्तान खुद दुनिया की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है, वो दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। पंडित जी ने एक बात बोली थी कि भाई, वो पूछ रहे थे कि मुल्ला उमर पाकिस्तान से कैसे निकला और मुल्ला अख्तर मंसूर पाकिस्तान से कैसे निकला। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई, सूअर जो है वो अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे तो वो नाली में ही तो मिलेगा ना, वो और कहाँ मिलेगा? ऐसा तो नहीं है कि वो किसी आपको शॉपिंग मॉल में मिलेगा, वो नहीं होगा। वो पाकिस्तान में कोई डॉक्टर या इंजीनियर या कोई बड़ा आईटी प्रोफेशनल थोड़ी जाएगा पूरी दुनिया में से कहीं से। वो मुल्ला उमर और मुल्ला अख्तर मंसूर जैसे ही लोग जाएंगे।
और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि देखिए, इमरान खान चाहे लाख कोशिश कर ले, उनको एक चीज समझ में ये नहीं आ रही है कि हिंदुस्तान, अब देखिए उसने 3 साल 4 साल कोशिश करी है, उसने नाक रगड़ दी, उसने हर एक चीज कह दी, उसने कहा आप 1 कदम चलो हम 4 कदम चलेंगे, हर एक चीज ऑफर किया। लेकिन इंडिया में ये चीज पता है सबको कि इमरान खान इज नॉट द पर्सन हु कॉल्स द शॉट। इमरान खान के हाथ में कुछ नहीं है, वो हेलीकॉप्टर से अपने ऑफिस आता है और हेलीकॉप्टर से बनी गाला जाता है अपने घर। उसको क्या पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है, खित्ते में क्या हो रहा है, उसको जो बोला जाता है वो बोलता है। ही इज अ मेयर पपेट। तो इमरान खान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अब इनको समझ, अभी तो ये जो चीनी मरे हैं ना वहां पे पाकिस्तान में 10-11, अच्छा मैं आपको ये बता दूं, जो आप सीपेक कोऑर्डिनेशन कमेटी की आप बात कर रहे थे, उसकी मीटिंग ऐसा नहीं है कि वो 2 साल पे ही होती है। एक्चुअली सीपेक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है कि आपको इतने दिन बाद ही मिलना है, आप कभी भी मिल सकते हैं। लेकिन वो मीटिंग 2 साल से चाइनीज खुद ही नहीं कर रहे थे और बहुत मतलब मान मनोबल के बाद वो तैयार हुए करने के लिए, तो ये जब वाकया हुआ तो उन्होंने वो फिर कैंसिल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। वैभव, मेरा समय खत्म हो रहा है। वैभव, मैं माफी चाहूंगा, बीच में आपको टोक रहा हूं। मैं आखिरी 1 मिनट दूंगा आरजू काज़मी साहिबा को, फिर मैं डिबेट रैप अप करूंगा। आरजू जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अब आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान किस नुक्ता नजर से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है अफगानिस्तान को? क्योंकि इस वक्त अफगान तालिबान भी पाकिस्तान से खुश नहीं है, चाइना भी पाकिस्तान से खुश नहीं है, और ऐसा कोई मुल्क अभी है नहीं जो पाकिस्तान से पूरी तरीके से खुश हो। और खाना जंगी की कागार पे पाकिस्तानी एनालिस्ट, ये लाहौर जाफरानी वैरायटी, खुद बोल रहे हैं कि खाना जंगी की कागार पे पाकिस्तान खड़ा है अगर कुछ वहां पे ज्यादा हालात खराब हो जाते हैं अफगानिस्तान में। इसके बारे में जरा आरजू जी आप कुछ बताइए। 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स, देन आई विल रैप अप द शो। जी मेजर साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं यहाँ पे। ये अभी तक गुड तालिबान बैड तालिबान में पड़े हुए हैं। तालिबान जैसे पहले थे वैसे ही आज है। पंजाब टेक्स्ट बुक्स में जो है वो मलाला यूसुफजई की पिक्चर आने पे एक हंगामा मच गया है कि क्यों लगा दी है जिनको तालिबान ने गोली मारी थी, अगर आपको याद हो। तो बिल्कुल वो टेक्स्ट बुक्स उठा ली गई है वापस और वहां उनकी जगह कुछ और प्रिंट होगा, कुछ और रख दिया जाएगा। तो यही बता रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं कि जी तालिबान बड़े बदल गए हैं, बड़े सिविलाइज्ड हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अभी रिसेंटली उन्होंने किसी गर्ल्स स्कूल पे भी जो है वो अटैक किया था। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो है जी बिल्कुल इस तरह से भी इस चीज से बिल्कुल आरजू जी, आरजू जी, एपीके और बलोचिस्तान में तालिबान नजर आ चुके हैं। जी आरजू जी, बिल्कुल समय खत्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा कि बात तालिबान की नहीं है। तालिबान एक गिरोह नहीं है, तालिबान एक सोच है। पाकिस्तानी पंजाब की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो आइजैक न्यूटन है, आइजैक न्यूटन, उसकी फोटो दिखा रखी है, पुराने टाइप के जो अंग्रेज कपड़े पहनते थे पूरी बाह के। उसमें बोला है कि इसका सर क्यों नहीं ढका। यहां तक ये बीमारी जहनियत पहुंच चुकी है, राइट। और जैसा मैंने शुरू में ही बोला था, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका। मिलूंगा अगले हफ्ते भारत पाकिस्तान घमासान में। मेरी टीम और मेरी तरफ से आप सबको जय हिंद।